गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 हिंदी मीडियम, विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास, पार्ट 4 हस्तशिल्प एवं उद्योग, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ कुछ ध्यान रखने योग्य बातें दी गई है, इन्हें भी आप पढ़िएगा। आगे देखिए अभ्यास कार्य। पहला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग इस पर आधारित था। सही उत्तर है आपका पुराने उद्योग। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से सही उत्तर पर आपको सही का निशान लगाना है ना। तो आपका सही उत्तर है पुराने उद्योग। दूसरा देखिए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत का उद्योग अस्वीकार कर दिया गया था। सही उत्तर है आपका लौह और इस्पात। तीसरा है, शताब्दी की शुरुआत में लोहा और इस्पात उद्योग विकसित हुआ। सही उत्तर है आपका 20वीं। आगे दिया है घ, 1877 में जमशेदजी टाटा ने इम्प्रेस मिल की स्थापना में की। सही उत्तर है आपका भरतपुर। न है, दादा भाई नौरोजी ने किताब में धन की भारत की नाली के बारे में लिखा। सही उत्तर है आपका भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश नियम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, 18वीं सदी के मध्य में भारत वस्त्रों के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक में से एक था। ख, कैलिको कपड़े का नाम बुनाई तकनीक के नाम पर रखा गया था। गलत। ग, औद्योगिक क्रांति ने भारतीय हस्तशिल्प को प्रोत्साहित किया। गलत। घ, भारतीय कारीगर आसानी से कच्चे माल को नहीं प्राप्त कर सके। सही। न, टिस्को ब्रिटिश साम्राज्य में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक था। सही। आगे दिया गया है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भारतीय उद्योग में गिरावट के कारण क्या थे? उत्तर है आपका, भारतीय उद्योग की गिरावट में योगदान के कई कारण थे। ब्रिटिश वाणिज्यिक नीति, इस नीति ने भारत में हस्तशिल्प उद्योग को बर्बाद कर दिया। औद्योगिक क्रांति के साथ भारतीय सामानों का आयात अंग्रेजों का बहुत संतुष्ट नहीं कर पाया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सामानों पर भारी करों को लगाया जो ब्रिटिश सरकार में प्रवेश कर चुका था। उन्होंने भारत में अनिवार्य रूप से मशीन से बना ब्रिटिश वस्त्रों की एक निश्चित मात्रा का निर्यात भी किया। संरक्षकों में गिरावट, अंग्रेजों के आगमन से पहले शासकों और अन्य समृद्ध लोगों ने कारीगरों को संरक्षित किया और शाही कपड़े, हथियारों और अन्य कला वस्तुओं को खरीदा। चूंकि वे अंग्रेजों के आगमन के बाद कमजोर हो गए, इसलिए वे और कारीगरों को अधिक संरक्षित नहीं कर पाए। मशीन के बने सामान, ब्रिटेन में निर्मित सामान मशीनों द्वारा निर्मित किए गए। इस प्रकार हैंडलूम पावरलूम में बदल गया। चूंकि मशीन से बने उत्पाद सस्ते थे, क्योंकि उन्हें थोक में उत्पादित किया जा सकता था, इसलिए लोगों ने उन्हें माल बनाने के लिए प्राथमिकता दी। उत्पादन के अप्रचलित तरीके, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पुरानी मशीनरी पर आधारित था, जबकि ब्रिटेन में आधुनिक मशीनें थीं। भारतीय कारीगरों ने अभी भी अपनी पुरानी मशीनों पर काम करना पसंद किया और उन्हें उत्कृष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया। परिवहन और संचार के नए साधन, इससे पहले सामानों को बैलगाड़ियां और जहाज़ों का उपयोग करके पहुंचाया गया था, लेकिन अब ट्रेन और पक्की सड़कें बन चुकी थी, जिससे साल भर बड़ी मात्रा में माल परिवहन करना संभव हो गया। इससे ब्रिटेन में कच्चे माल की आपूर्ति में वृद्धि हुई और उनके उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार में ब्रिटिश सामानों की बाढ़ आ गई। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, औद्योगिक क्रांति ने भारतीय वस्त्रों को कैसे प्रभावित किया? उत्तर ख है आपका, पूर्व ब्रिटिश काल में भारत में एक समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। अन्य चीज़ों के अलावा भारत अपने कपास और रेशम वस्त्रों की अच्छी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध था। यह दुनिया में कपास वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक था।
यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारतीय वस्त्र खरीदने के लिए भारत आए, जिसे बाद में उन्होंने यूरोपीय और अमेरिकी बाजार में भारी लाभ के लिए बेच दिया। चूंकि यह व्यापार बहुत लाभदायक था, इसलिए मुगल सम्राटों ने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन को प्रोत्साहित किया। प्रश्न नंबर ग देखिए। उन विभिन्न परिस्थितियों को बताएं जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय उद्योगों के विकास को जन्म देते थे। प्रश्न नंबर ग है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में औद्योगिक विकास धीमा और अनिश्चित था। नवजात भारतीय उद्योगों की रक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए थे। मुक्त व्यापार की नीति का पालन किया गया था और विदेशी सामानों पर लगाए गए आयात शुल्क बहुत कम थे। इस प्रकार स्वदेशी सामानों को मशीन से बने ब्रिटिश सामानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यह केवल प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 की अवधि के दौरान था, जब ब्रिटिश उद्योग सेना की मांगों को पूरा करने में व्यस्त थे। भारत में उद्योगों को घरेलू और निर्यात बाजार दोनों से बड़े आदेश प्राप्त हुए। प्रश्न नंबर घ दिया गया है आपको। ब्रिटिश भारत में उद्योगों की प्रगति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। उत्तर देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में औद्योगिक विकास धीमा और अनिश्चित था। नवजात भारतीय उद्योगों की रक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए थे। मुक्त व्यापार की नीति का पालन किया गया था और विदेशी सामानों पर लगाए गए आयात शुल्क भी बहुत कम थे। इस प्रकार स्वदेशी सामानों को मशीन से बने ब्रिटिश सामानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यह केवल प्रथम विश्व युद्ध की अवधि के दौरान था, जब ब्रिटिश उद्योग सेना की मांगों को पूरा करने में व्यस्त थे। भारत में उद्योगों को केवल और निर्यात बाजार दोनों से बड़े आदेश प्राप्त हुए। भारत के अधिकांश उद्योगों का स्वामित्व ब्रिटिशों के पास था, जिन्होंने अपनी मूल भूमि के विकास के लिए मुनाफा कमाया। भारत में उद्योगों को एक समान और निरंतर तरीके से विकसित करने का कोई प्रयास नहीं था, जबकि कुछ क्षेत्रों में छद्म प्रगति देखी गई। अन्य क्षेत्र काफ़ी हद तक पिछड़े रहे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक गरीबी और भारत में गैर ब्रिटिश नियम में लिखा था कि पूरे ब्रिटिश शासन में भारत से ग्रेट ब्रिटेन तक धन की निरंतर नाली थी। धन की इस नाली ने कई रूपों को लिया। उनमें से एक भारत में ब्रिटिश स्वामित्व वाले उद्योगों को द्वारा अर्जित लाभ है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवादी नेताओं के सामने एक महत्वपूर्ण एजेंडा भारत में उत्पादित कपड़ा का लोकप्रियता था। विशेष रूप से महात्मा गांधी ने लोगों से ब्रिटिश कपड़े का बहिष्कार करने और हाथ से बुने हुए कपड़े का उपयोग करने के लिए कहा। यह भारत में मरने वाले कपड़ा उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंग्रेजों को भारतीय उद्योगों को कुछ सुरक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत स्वतंत्र होने के बाद औद्योगिक विकास भारत सरकार के लिए शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक था। अगला प्रश्न दिया है आपको ना, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में कपड़ा उत्पादकों की हालत क्या थी? उत्तर देखिए ना, ब्रिटेन में कपास उद्योगों के विकास ने भारत में वस्त्र निर्माताओं को कई तरीकों से प्रभावित किया। 1813 के चार्टर अधिनियम ने सभी ब्रिटिश चीज़ों के लिए भारतीय व्यापार खोल दिया। ब्रिटेन में निर्मित सामानों के साथ भारतीय बाजारों में बाढ़ आ गई थी। मशीन से बने सामान भारतीय हाथ से तैयार किए गए सामानों से बहुत सस्ते थे, जिसने भारतीयों को असमान प्रतिस्पर्धा के लिए उजागर किया। भारत में ब्रिटिश सरकार ने आयातित वस्तुओं पर उपयुक्त कर्तव्यों को लागू करके भारतीय उद्योगों की रक्षा नहीं की। बंगाल और पूरे भारत की विजय ने ब्रिटेन से निर्मित वस्त्रों के लिए एक विशाल बाजार खोला। औद्योगिक क्रांति पूरी तरह से हो रही थी और ब्रिटेन के तैयार वस्त्र भारतीय बाजारों में फंस गए थे। भारत, जो कपड़ा का एक प्रमुख निर्यातक था, अब एक आयातक बनने के लिए मजबूर किया गया था। अंग्रेजों ने एकल मुक्त व्यापार की नीति का पालन किया। इस
इस व्यापार का मतलब था कि भारत में आने वाले ब्रिटिश वस्त्रों ने किसी भी कर्तव्यों का भुगतान नहीं किया था, जबकि भारतीय वस्त्रों को ब्रिटेन को उच्च कर्तव्यों का भुगतान करना पड़ा था। इसने मशीनों से बना ब्रिटिश सामान भारतीय वस्त्रों की तुलना में काफ़ी सस्ता बना दिया। इसने भारतीय उत्पादकों को व्यवसाय से बाहर फेंक दिया। 1880 के दशक तक भारतीयों ने ब्रिटेन में उत्पादित सूती कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। इससे न केवल विशेषज्ञ बुनकर बल्कि सूत कातने वाले भी प्रभावित हुए। कपास धागे की कताई करके जीवित रहने वाले हजारों ग्रामीण श्रमिक बेरोजगार हो गए। यहाँ आपका इतिहास का पार्ट 4 समाप्त होता है। आप लोग सब अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। साथ ही यहाँ आपका इतिहास का फर्स्ट टर्म का कोर्स भी कंप्लीट होता है ना। सामाजिक विज्ञान में 3 भाग होते हैं, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। तो जो इतिहास है ना, इस इतिहास के 4 पार्ट हैं आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में। तो ये आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस कंप्लीट हो गया है।